नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। कानपुर में शिक्षा को नई दिशा देने की पहल के तहत मुस्कुराए कानपुर अभियान के अंतर्गत कानपुर एजुकेशन कमेटी द्वारा एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में शिक्षाविदों और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने शिक्षा का कानपुर मॉडल तैयार करने पर मंथन किया। वक्ताओं ने बच्चों पर अंकों के दबाव को कम करने, कौशल विकास, नैतिक मूल्यों, मानसिक स्वास्थ्य और हैप्पीनेस आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक नहीं बल्कि बेहतर सोच और अच्छा इंसान तैयार करना होना चाहिए। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल। नमस्कार। मेरा नाम पारुल भार्गव है। मैं करीब 30 साल से कानपुर में हूँ। मेरी पैदाइश कानपुर की ही है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में करीब 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षक हैं आप? अच्छा, ये आज जो कार्यक्रम था एजुकेशन कॉन्क्लेव, क्या इसके बारे में बताइए, क्या था कार्यक्रम? ये क्या? सर देखिए, आज जो शिक्षा की स्थिति है पूरे देश में, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। तो जो माहौल चल रहा है शिक्षा को लेके, तो आज एक हमारे जो एक रिक्वायरमेंट अराइज हुई है कि हैप्पी स्कूल कैसे बनाया जाए बच्चे के लिए। कानपुर में हम क्या कर सकते हैं, कानपुर में एक रोल मॉडल क्या हो सकता है शिक्षा का, उस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो उस पर आज हमने इस एजुकेशन कॉन्क्लेव के थ्रू कानपुर के डिफरेंट सेक्टर से, एजुकेशन के डिफरेंट सेक्टर से बहुत एक्सपीरियंस लोगों को इकट्ठा करा और उनके विचार जानने चाहे। यहाँ पर हम सिर्फ एक डिस्कशन करने या इवेंट करने के लिए नहीं थे, यहाँ पर हम एक पहल करने के लिए थे। हम यहाँ पर सलूशन ढूंढ रहे हैं कि हम एक अच्छा आज का जो मॉडल क्या बना सकते हैं। आज का जो डिस्कशन था उसका क्या निष्कर्ष, अगर कंटेंट क्या निकला उसका? सर देखिए, ये कोई डिबेट तो हुआ नहीं है, यहाँ पे एक स्वस्थ संवाद हुआ है। हाँ, वही उसी का कोई निष्कर्ष। संवाद जो निष्कर्ष ये निकला है कि कई सारे पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं जिनका जो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन पे हमें इक्वली वर्क करना है। बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए भी वर्क करना है, जो प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए भी वर्क करना है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी बहुत है तो उनके पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि आज जो हमारी शिक्षा की स्थिति है वो एक्चुअली क्या सिर्फ उसके लिए स्कूल जिम्मेदार है या टीचर जिम्मेदार है या प्रिंसिपल जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं पेरेंट का भी रोल है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि बच्चे का जो पहला विद्यालय है उसका घर होता है, उसके पहले शिक्षक जो है उसके माता पिता होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है आज कहीं ना कहीं मेजरली मिस हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आज जॉइंट फैमिलीज नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, मदर फादर दोनों वर्किंग में हैं और अब उनके पास उतना टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए। तो एक तरीके से सारा बाहर जो है एक तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। क्या जो शिक्षा की नीति वर्तमान में चल रही है, गवर्नमेंट की जो नई शिक्षा नीति, ये भी चर्चा का विषय रहा क्या? जी हाँ, इस पर भी हमने चर्चा करी है और चर्चा इस तरह से करी कि ये हम अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। ये अब उन सबको 5 साल में मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। पहले टीचर्स तैयार नहीं होते थे, अब टीचर्स ये मान चुके हैं कि उनको अपने क्लासरूम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरामीटर्स को फुलफिल करना ही है। अच्छा, एक चीज़ छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शिक्षा की जो नीति बनी है, शिक्षा की नीति किसे बनानी चाहिए? शिक्षा की नीति बनाने के लिए मेरे हिसाब से तो बच्चे से भी पूछना चाहिए। सिर्फ एक ऊपर हाई एजुकेशन, एक ऐसा व्यक्ति शिक्षा के एक बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति है, बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन वो कभी पढ़ाने नहीं गया, क्या वो शिक्षा की नीति बना सकता है? सही नहीं। बतौर अध्यापक आपका क्या अनुभव कहता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ उनको ही कंसिडर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने पूछा कि किसको करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बच्चे को भी इंक्लूड करना चाहिए। जब आज का बच्चा ये बता सकता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या प्रॉब्लम आई है नीट के, उसकी नीट के जो पेपर लीक हुआ उसको एक्चुअली स्ट्राइक करने वाला तो एक बच्चा ही था ना। सबसे ज़्यादा प्रयोग आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए,
लेकिन जितना प्रयोग हुआ उतना शिक्षा का जो स्तर रहा वो कहीं ना कहीं संघर्ष में रहा। इस पर क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? नहीं, संघर्ष तो देखिए हर चीज़ में है। आज हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं। आज एयर कंडीशनर जो है एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी में आ गया है। तो ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, शिक्षा में भी डेवलपमेंट हुआ है, उसके फ़ायदे भी हुए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का हम उतना ही एलिमेंट अपने शिक्षा में लाएं जितना कि बेनिफिशियल हो, उसके अच्छे एस्पेक्ट्स में। कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी क्या बच्चों के मॉरल एजुकेशन को कहीं ना कहीं बाधित कर रही है? बिल्कुल बाधित कर रही है। ये भी आज चर्चा का विषय आपके रहा? बिल्कुल चर्चा का विषय रहा है। तो मॉरल वैल्यूज़ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई हैं, शैटर्ड हुई हैं। जो हम एजुकेशन का जो डायरेक्शन जा रहा है उसमें हम टेक्नोलॉजी होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे आज के समय में मॉरल वैल्यूज़ पर फोकस होना चाहिए। आज IPS और IAS जैसे पोस्ट पे पहुंचने के बाद व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये मॉरल एजुकेशन की कमी मानती है क्या इसको आप? हाँ, मॉरल एजुकेशन देखिए हम एक नेकेड आई से देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, लेकिन अगर मॉरल वैल्यू आपकी स्ट्रांग है जी, तो वो आपको कहीं ना कहीं संघर्ष को झेलने की क्षमता भी देती है। जी, वो लैक कर रहा है क्योंकि बच्चों को या IPS या जो भी IAS आपने बताया, उनको एनवायरनमेंट ही नहीं वो मिल पा रहा है। पहले भी तो संघर्ष होते थे, ऐसा नहीं कि पहले संघर्ष नहीं होते थे, लेकिन एनवायरनमेंट सपोर्टिव था। हमारी जो प्राचीन एजुकेशन थी वो व्यक्ति को उससे कर्तव्य पर फोकस करती थी, और आज की जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं अधिकारों पर फोकस करती है। तो इसको लेकर के क्या आप कहेंगे? कंट्रोल फ्रीक तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा कोई भी। हिटलर कंट्रोल फ्रीक था, आखिर में उसको खुद ही जो है अपनी जान देनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी कि हमारी एजुकेशन किसी को कंट्रोल फ्रीक ना बनाए, हमारी एजुकेशन वैल्यूज़ पे फोकस करे, हम अपने बच्चों को ये बता सकें कि उसके लिए क्या सही है क्या बुरा है, और उसके लिए हमें शुरुआत से ही नींव ही उसकी मजबूत करनी पड़ेगी। 8वीं 9वीं में आके बच्चे के ऊपर हम कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते हैं कि वो एकदम से समझदार हो जाए। तो उसके लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमचंद अग्नोत्री, कैलाश एजुकेशन। हाँ, मेरा कैलाश इंटर कॉलेज और KSBM एजुकेशन सेंटर, यहाँ पर स्कूल चल रहा है। और मैं मुस्कुराए कानपुर की जो ये शिक्षा समिति बनाई गई है उसका आज के कार्यक्रम का मैं संयोजक था। और यहाँ कैलाश होटल में जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसके विषय में थोड़ा बताइए। हाँ, आज कानपुर के बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद यहाँ पर एकत्र हुए थे, जिनका उद्देश्य था कि कानपुर को मॉडल एजुकेशन के रूप में कैसे विकसित किया जाए। एक अच्छी सोच के साथ कम से कम 100 लोग यहाँ पर विभिन्न शिक्षा क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ पर एकत्र हुए, जिसमें कुछ स्कूल ओनर्स थे, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ गवर्नमेंट टीचर थे, और सरकार की तरफ से यहाँ आज के बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह जी थे, और उनके साथ प्रशांत द्विवेदी एरियाज हैं, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे थे। उन लोगों ने अपनी बात की, हम लोगों ने शिक्षा पर चर्चा की है, और बहुत अच्छी पहल एक समाज में यहाँ पर जागृत हुई है। तो इस तरह की पहल होनी चाहिए समाज में। हाँ, क्योंकि शिक्षा के बगैर मेरा मानना ये कि बिना शिक्षा के समाज अग्रसर नहीं हो सकता किसी भी क्षेत्र में। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चिंता की ज़रूरत है। आज चूँकि सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, बच्चों के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, मोबाइल हो गए, जेन अल्फ़ा आ गया है, जिसके कारण अब हमारी जितने भी टीचर हैं उनको सबको सोचने की मजबूरी है कि नई शिक्षा पद्धति के आधार पर हम बच्चों को कैसे चेंज करें, पेरेंट्स को हम कैसे करें, क्योंकि अंकों तक सीमित रह करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को कैसे समाज में जीवित अच्छी तरह से रहना, उसकी मुस्कुराहट कैसे रहे, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। लगभग एक लंबा कार्यकाल आपने एजुकेशन क्षेत्र में व्यतीत किया है और काफ़ी परिवर्तन भी देखे होंगे। तो शिक्षा की नीति बेसिकली किसको बनानी चाहिए आपके हिसाब से? शिक्षा की जो नीति है, जो शिक्षा की नीतियाँ बनती है, अब नई शिक्षा नीति आ रही है, किसी न किसी ने बनाई होगी, तो ये बेसिकली किसको बनानी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वैसे तो नियमतः मुझे लगता है इसमें शिक्षाविद ही होने चाहिए, और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो शिक्षा के लिए जीवन अपना समर्पित कर।
लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें तमाम IAS अधिकारी, PES अधिकारी इत्यादि रख करके बनाए जाते हैं। वो गवर्नमेंट का बड़ा काम है, बड़ा नेटवर्क है, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ग्लोबल चीज़ें भी आती हैं। हम लोग एक छोटे क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है उसमें हम उतना ना जा पाएँ, इसकी उसकी आवश्यकता है। लेकिन शिक्षाविदों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो बच्चों से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है एक्चुअल जो हमारी मूल समस्या है वो क्या है, इसलिए उनका होना ज़रूरी होता है। So, with the permission of all my co-panelists, I will take your questions, Sudhanshu sir. So, पहले जो आपने बिगनिंग में ही कहा था कि ये पहल है, कहाँ तक हम जाएंगे ये नहीं पता है, बट जब हम एक बीज को बोते हैं और अच्छे बीज को बोते हैं, ये सब शिक्षक यहाँ बैठे हैं, so a good seed will definitely flower and we will all enjoy the shelter of the tree. बीज अगर अच्छा है तो वो फल देगा और हम आप सभी उसका सदुपयोग करेंगे। दूसरी चीज ये है, फाउंडेशंस पे ही पिलर्स खड़े होते हैं। When we have strong foundations, only then we can erect pillars on them. So obviously जो एक छोटी सी पहल करी गई है और ये जो pragmatic approach के साथ हम future readiness की बात कर रहे हैं सुधांशु सर, हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत चेंजेस लाने हैं। इट हैज टू चेंज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। अगर हमने स्किल लैब्स पे काम नहीं किया, पहले रेजिस्टेंस था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्लासेस में, ये हम और पारुल जी रेजोनेट करेंगे क्योंकि हमारे टीचर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोविड के बाद, NEP के बाद और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग became the core of the classrooms and in the lesson plans as well. और आज हमारा टीचर उसको एक्सेप्ट करने लगा है कि हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। आज CBSE कह रहा है कौशल बोर्ड, स्किल बेस्ड, IB बोर्ड भी स्किल बेस्ड कहता है, GCSE भी स्किल बेस्ड कहता है। आज हमारी सारी चर्चा उसी लिए हो रही है। अगर हमने बच्चे को कॉम्पिटेंसी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन नहीं सिखाया तो वो बच्चा फ्यूचर रेडी नहीं बन सकता है। अगर हम स्कूल्स जाकर के इस बात को एक्चुअली एनग्रेव करा सके टीचर्स और लीडरशिप में, तभी ये चेंज आएगा। क्या ये हम लोग 8-10 लोगों की टीम बना के, 10-15 लोगों की टीम बना के आपको चाहेंगे, क्योंकि आपका स्कूल कानपुर का एक टॉप मोस्ट स्कूल है, अगर आप इस पे इनिशिएटिव लें तो एक हम लोग 11 लोगों की एक टीम बना के टीम 11 फॉर द कानपुर एजुकेशन क्राफ्ट, क्या इस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, हम लोगों को मुझे लगता है कि एक राइटर तैयार करना चाहिए बैठ करके, जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मैम ने कुछ पॉइंट्स जो ऐड किए। अभी जो मेट्रो सिटी है, लाइक जो इंडिया की, लाइक मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, उससे एजुकेशन में हम लोग 20 साल पीछे चल रहे हैं। जब भी सेकेंड टायर सिटी, हम 20 ईयर्स बहुत कम हो गए। लाइक हम लोगों ने ऐसी क्राउड पढ़ाई, इंडिया के हर एक स्टेट के बच्चों को पढ़ाया। मैं प्रिंसिपल भी बोला, मैं टीचर भी हूँ, अभी भी क्लास लेता हूँ। मैं इंडिया के हर एक स्टेट के बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए क्लासरूम में, मैं कहता हूँ कि टीचर रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, और उस बच्चे के उसको ग्रो करने में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डोमेन्स हो सकते हैं, वो सारे को एक लिस्टिंग करके, मुझे लगता है इस तरीके से The Kanpur model of education, you see, all these panelists and the audience, they gave some wonderful suggestions, appreciable. However, I strongly feel कि अगर पहचान बनानी है तो रास्ता सिर्फ एक ही है। अंग्रेजी में कहावत है, the proof of the pudding lies in eating. Whatever you do, if your product is not presentable, it's waste of time. आपके बच्चों को देख के सारे जहां को यही कहना चाहिए, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या हुस्न जमाल है, कि ये भीड़ में भी निकले तो तन्हा दिखाई दे। इसके लिए जरूरी सिर्फ इतना है, whatever curriculum you follow, whatever
beautiful, brilliant suggestions have come in. Ensure that your child, your student, he knows how to communicate. Ensure that he is physically fit. I am 67. He is worth looking at. Make him play. Tell him that you are important. And third, ensure. सबको नमस्कार, मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, मैं 17 में IPS से रिटायर हुआ, तो कुछ सोशल वर्क में जुड़ा रहता हूँ। सिद्धांत सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं, मैं चला जाता हूँ। आज का मुद्दा बहुत अच्छा है, बोलिए बच्चों को भविष्य और अगर पूरे को समराइज करें तो कई क्वेश्चंस के जो उसका इंटरनल या स्प्रिट है वो ये था कि वेदर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नेसेसरी और टू वैल्यूज एंड संस्कार नेसेसरी, मतलब घूम फिर के अगर हम उसका करेक्ट निकालें तो आता है। लेकिन ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं आता कि हमारा एक परफॉर्मेंस फर्स्ट होना चाहिए और मॉरल वैल्यूज और हमारे संस्कार रहन सहन और सब तमाम चीज़ें ये सेकेंडरी, ये कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि संस्कार हमको बनाता है। हम डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बहुत पुरानी बात है, रामानुजन साहब को शायद किसी ने सुना है, मैथमेटिशियन थे, 32 ईयर्स में डेथ हो गई थी उनकी। वो मद्रास कॉलेज में जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में वो बहुत आगे थे, बाकी सारे विषयों में फेल हो जाते थे। उन्होंने जो मैथमेटिक्स की थ्योरी दी वो ब्रिटेन के थॉमस हार्डी या कोई थे प्रोफेसर, उनके पास गए ट्रिनिटी कॉलेज में। उन्होंने देखा कि ये थ्योरम तो मैं भी नहीं सॉल्व कर पाया था, ये बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है। वो फेलोशिप देना चाहते थे, लेकिन समस्या ये आई कि ये तो ग्रेजुएट ही नहीं है, इसको हम फेलोशिप कैसे दे सकते। अब सोचिए, जिस स्टूडेंट को ब्रिटेन की ट्रिनिटी कॉलेज बहुत बड़ा आता है वो फेलोशिप देना चाहता है कि ये बच्चा तो हमसे भी ज़्यादा जानता है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं। तो सवाल वहीं आके फिर खड़ा होता है कि हमको PMT का एग्जाम देना है, प्री मेडिकल टेस्ट देना, हम इंटर नहीं पास करेंगे तो हम प्री मेडिकल टेस्ट कैसे देंगे? तो हमारा परफॉर्मेंस तो करना ही करना है। अब सवाल आता है कि हमको सिटीजन भी अच्छा बनना है, ये तो हम लोग पैदा होते हैं वहाँ से, वहाँ अभी एकेडमिक नहीं आता। हम जब बच्चे को थोड़ा सा होश आता है तो कहते हैं कि बड़े हैं, छोटे हैं, गलत है, सही है, गाली कहाँ सीखा है तुमने, तो किसके साथ कहते हैं कि तो तुम